हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। फिजिक्सी चैनल जहाँ पर फिजिक्स बड़े आसान तरीके से बारीकी से पढ़ाई जाती है। तो आज का जो हमारा टास्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग गाउस लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उसकी एप्लीकेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ए से लेकर जेड तक सारा डिस्कस करेंगे और जम के बेस बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आप बहुत आज मजे करने वाले हो, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट से काम होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल ए वाला, फिर जेड वाला, यानी बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक सारा कुछ आज डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज से कितनी लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। एक कूलम से कितनी लाइंस आ रही हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, आपने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। याद करो, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। यस, ला मेरे मुन्ना आजाद। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस हैं। और गॉसेस लॉ क्या होता है, याद करो, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। आपको याद होगा गॉसेस लॉ हमेशा इनक्लोज्ड चार्जेस पर लगता है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्यों, मुझे नंबर ऑफ लाइन चाहिए। नंबर ऑफ लाइन चाहिए तो मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग है मुझे फ्लक्स निकालना है कंसर्निंग वन कूलम चार्ज। ओके, तो मेरे पास अब क्या बना फिर, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन कूलम। क्या बनेंगी बच्चे प्यारे, दैट इज आई मुझे चाहिए, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मुझे वन कूलम दिया हुआ है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, 8.854 इंटू 10 रेज पर -12। इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट 1.129 इंटू 10 पावर 11। तो एक कूलम चार्ज से इतनी लाइंस निकलने वाली है। ओके, तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पूछी और फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से ही रिलेटेड है, तो हमने फ्लक्स निकाल के क्वेश्चन कर लिया। कितना सिंपल और खूबसूरत क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चे ये मेरे पास एक स्फीयर है, ओके, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव मेरे पास एक चार्ज है क्यू, और इस क्यू का अमाउंट है 10 माइक्रोकूलम। और जो साइड ऑफ स्क्वायर है दैट इज से ए, दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। इस स्फीयर के कंसर्निंग मुझे फ्लक्स चाहिए। और जब मैंने यहां से देखा, मैंने देखा क्या पाया, चार्ज इज नॉट क्लोज्ड। चार्ज क्लोज्ड नहीं, तो कैसे लगाऊं, गॉसेस लॉ नहीं लगा सकता। गॉसेस लॉ का प्री रिक्विजिट है चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड। और मुझे एक स्फीयर के कंसर्निंग फ्लक्स चाहिए, तो इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और इस चार्ज को इनक्लोज करना है। और ये हाइपोथेटिकल होता है, गॉसियन सरफेस हम अपनी तरफ से खुद ड्रॉ करते हैं। एज पर केस, जैसा केस दिया होता है वैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास स्फीयर है और मुझे अब इनक्लोज करना है चार्ज, तो माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए भी एक जो क्यूब होता है वो क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड सरफेस है क्यूब। और क्यूब का एक फेस हमें पता है स्फीयर होता है। तो मुझे अब क्यूब बनाना है ताकि इसको इनक्लोज कर सकूं। उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स सी। तो हम लोग भाई अब क्यूब बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये चार्ज इनक्लोज हो पाए। लेट्स सी क्या करना है हम लोग, हम यहां एक क्यूब बनाते हैं चार्ज को इनक्लोज करने के लिए। ठीक है, देख पा रहे हो। इसी तरह हम इधर साइड्स लेंगे और यहाँ साइड्स लेंगे ताकि ये जो चार्ज है इसको मैं इनक्लोज कर सकूं। ठीक है, लो ये चार्ज इनक्लोज हो गया और हमने ये क्यूब बना लिया जिसकी हर एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये क्यूब के सेंटर पर भी बन गया क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर ऊपर था फ्रॉम द स्फीयर। तो अब ये देखो,
इस पूरे क्यूब के कंसर्निंग फ्लक्स हम गॉसेस लॉ से निकाल सकते हैं। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, मुझे तो एक फेस का, ये जो गिवन फेस है, ये गिवन फेस दैट इज स्क्वायर, मुझे इसके रिलेटेड फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो वो 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स आएगा। मुझे तो एक फेस एक स्क्वायर का चाहिए, तो मुझे पता है मुझे उसका 1/6 लेना है। तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग चले, फ्लक्स कंसर्निंग दिस क्यूब क्या होगा, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूं, वो क्या होगा बच्चे, टोटल फ्लक्स क्या होने वाला है, दैट इज फाइव एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज। आप देख सकते हो ये चार्ज इनक्लोज करा है, किसने करा है, गॉसियन सरफेस ने, जो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ करा। लेकिन ये तो टोटल आया है, दिस इज टोटल, ये तो टोटल है, 6 फेसेस को मिला के पूरे क्यूब का ये टोटल है। मुझे क्या चाहिए, वी रिक्वायर, हमें क्या चाहिए भाई, फ्लक्स कंसर्निंग अ फेस दैट इज स्क्वायर, हाउ मेनी, एक फेस, एक फेस के कंसर्निंग मुझे फ्लक्स चाहिए। 6 फेसेस है, तो मुझे क्या करना है, ये जो टोटल है इसको 6 से डिवाइड कर दो तो एक आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, तो 6 से डिवाइड कर दो, सिंपल काम है। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाय 6। ओके, अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू कितना है भाई, 10 माइक्रो कूलम, 10 इंटू 10 पर -6 हो गया अपॉन ये 6, और परमिटिविटी की वैल्यू 8.854 इंटू 10 पर -12 ये आ गया। तो एक फेस की कंसर्निंग फ्लक्स क्या बना बच्चे, ऑन सॉल्विंग मेरे पास आ गया 1.88 इंटू 10 रेज पर 5 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। दिस इज द आंसर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्यूब के कंसर्निंग इतने बढ़िया ट्रिकी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं। यहां से हमें आइडिया हो गया कि हमने करना क्या है। हमें अगर चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे फ्लक्स आना है, कैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस बात की क्लैरिटी और भी ज्यादा कर देगा। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है a। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब। इस टोटल क्यूब के कंसर्निंग हमने फ्लक्स पता करना है। इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए, मेरे पास ये कॉर्नर है, दिस इज कॉर्नर ए, जिस पर चार्ज प्लेस्ड है क्यू। इस चार्ज के कारण टोटल क्यूब में जितने भी फेसेस हैं, यानी टोटल फ्लक्स मुझे इस क्यूब का रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर आप यहां से देखें, ठीक है, तो चार्ज क्यू इज नॉट क्लोज्ड, क्यू इज नॉट इनक्लोज्ड। कैसे लगाएंगे गॉस थ्योरम, नहीं लग सकती। गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड हो, तो अभी ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। तो क्या करें, हमें सबसे पहले इस चार्ज को इनक्लोज करना है। मेरे पास केस क्या गिवन है, क्यूब गिवन है। तो मैं क्या करूं, मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करें, क्यूब है मेरे पास, तो क्यूब ही काम आएंगे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए। कैसे क्यूब्स काम आएंगे टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि कैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इस चार्ज को कैसे इनक्लोज करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। इसके लिए मुझे 8 क्यूब चाहिए इसको इनक्लोज करने के लिए। कैसे, लेट्स सी। ये मैंने गिवन क्यूब मार्क कर दिया जिसे मैंने 1 नंबर दिया है। ये वही क्यूब है जिस पर चार्ज क्यूब एट कॉर्नर प्लेस्ड है, ए कॉर्नर पर। तो चलो इसको इनक्लोज करते हैं। दिस इज क्यूब नंबर 2। इस क्यूब नंबर 2 को जब यहां लगाएंगे, एक चार्ज क्यू अब दोनों के कॉर्नर्स पर हो गया, ठीक है, इनका कॉमन कॉर्नर जो है। अब उठाते हैं इसको क्यूब नंबर 3 को और इसको लगाते हैं ऐसे, क्यूब नंबर 3। दिस इज क्यूब नंबर 3। क्यूब नंबर 4 को उठाइए, क्यूब नंबर 4, इसको ऐसे लगाते हैं। तो यू विल सी, ये जो चार्ज क्यू है अभी पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ, इनक्लोज नहीं हुआ ये। अभी ये जो क्यू चार्ज है इसकी बैक साइड सारी इनक्लोज हो चुकी है, फ्रंट साइड को इनक्लोज करते हैं। ये क्यूब नंबर 5, दिस इज क्यूब नंबर 5।
This is cube number 5. Okay, now cube number 6. Cube number 6. Now cube number 7. Cube number 7. Cube number 8. Cube number 8. Now see, जो चार्ज हमारा Q है, now Q is completely enclosed. Let's see, Q is enclosed और इसे enclose करने के लिए 8 क्यूब लगे हैं. It means अगर मैं इस सारे क्लोज्ड सरफेस की बात करूं, फॉर होल इनक्लोज्ड बॉडी इसकी बात करूं, इनक्लोजिंग चार्ज जिसने चार्ज इनक्लोज करा, फ्लक्स कैसे लिखूं? गॉस लॉ लगा सकते हैं आप, क्योंकि चार्ज इनक्लोज हो चुका है. फ्लक्स टोटल क्या बनेगा? दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अब जरा ध्यान दो, 8 क्यूब्स ने मिलकर इसको इनक्लोज करा है. ये इनक्लोज है 8 क्यूब्स को मिला के. इसका मीनिंग हम यहां लिख सकते हैं, दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड. दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय 8 क्यूब्स. So electric flux concerning one cube is, अगर एक क्यूब के कंसर्निंग फ्लक्स चाहिए तो क्या करेंगे? ये जो 5 टोटल है इसको 8 से डिवाइड कर देंगे. दैट विल गेट दिस मच. दिस इज आवर आंसर. ये हमारा आंसर है. जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें एक फेस यानी एक स्क्वायर के कंसर्निंग फ्लक्स पूछा था. ये तो मैंने निकाला पूरे क्यूब, एक क्यूब के कंसर्निंग फ्लक्स. अगर वो एक क्यूब के एक स्फीयर सरफेस के कंसर्निंग यानी एक क्यूब के एक फेस एक स्फीयर के कंसर्निंग फ्लक्स पूछे तो हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कंसर्निंग वन स्फीयर यानी फेस ऑफ क्यूब. वो क्या आएगा? देखो भाई, ये एक क्यूब का है. क्यूब में 6 स्फीयर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. तो ये 1/6 हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन, यानी Q/48 एप्सिलॉन. लेकिन ये तब कहेंगे जब क्यूब के एक फेस के कंसर्निंग पूछे. हमारे क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था सभी फेसेस को मिला के जो क्यूब बनता है उसके कंसर्निंग बताइए. वो तो भाई 1/8 ऑफ 5 टोटल बनेगा, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन. वेरी गुड क्वेश्चन. और हमें ड्रामेटिकली सारा क्लियर हो गया, डायग्राम से सारा क्लियर हो गया, एनिमेशन से सारा क्लियर हो गया कि कैसे चार्ज 8 क्यूब्स में इनक्लोज करा. और 8 में से एक क्यूब के कंसर्निंग फ्लक्स चाहिए तो 1/8 तो 5 टोटल करेंगे. एवरीथिंग इज क्लियर. अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं. सेकंड पार्ट में पूछा, अगर चार्ज क्यूब मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब देन फाइंड द फ्लक्स. मीनिंग अब मेरे पास केस ऐसा है, ये एज का मिड पॉइंट, चार्ज यहां प्लेस्ड है, चार्ज इज प्लेस्ड हियर. इसके कंसर्निंग फ्लक्स बताइए, इस क्यूब के कंसर्निंग. तो भाई अब क्या करेंगे? लेट्स सी. अगेन हम यहां से देखें तो चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज नहीं है. अब इसको क्लोज करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए मुझे फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एज है. एज को कवर करने के लिए मुझे 4 क्यूब्स चाहिए. तो अकॉर्डिंगली हम इनको अब 4 क्यूब्स की हेल्प से चार्ज क्यूब को इनक्लोज करते हैं. इसको लाइए यहां, इसको इनक्लोज करते हैं. जब मैं क्यूब सेकंड लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहां से देखें तो अभी भी ये इनक्लोज नहीं है. ठीक. अब क्यूब 3 लेकर आइए. क्यूब 3 आप देख सकते हैं अभी ये कोना खाली है, इधर वाला. इधर से देखो चार्ज इनक्लोज नहीं है. ठीक. अब इस क्यूब को लेकर आते हैं. अब बात बनी है, इसको यहां लगाने से अब बात बनी है. अब चार्ज इनक्लोज्ड. नाउ द चार्ज इज इनक्लोज्ड. देखो अब चार्ज इनक्लोज्ड.
लेकिन इसको इनक्लोज करने के लिए मुझे 4 क्यूब्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इट इंप्लाइज 5 टोटल। बी केस में 5 टोटल क्या बनेगा, इस सारे क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज करा है, क्यूब, ये बनेगा। नाउ फ्लक्स कंसर्निंग 1 क्यूब क्या बनेगा, फ्लक्स कंसर्निंग 1 क्यूब, दैट इज 5 टोटल अपॉन 4 is q by 4 epsilon. ठीक है, this is the answer. So here required flux is q by 4 epsilon. ठीक, अब सी पार्ट में क्या कहता है, सी पार्ट में हमें कहा कि अगर चार्ज एक फेज के सेंटर पर हो, अगर चार्ज एक फेज के सेंटर पर हो, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अभी भी मैं अगर यहां से देखूं तो चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड, इनक्लोज नहीं है, तो इसको इनक्लोज करना है। कैसे करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें, लेट्स सी। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए इसको ध्यान से देखो, ये तो फेस का सेंटर है, तो एक क्यूब से ही बात बन जाएगी। ये गिवन क्यूब है, नंबर 1 मार्क करा, इसको लेकर आओ इधर, ऐसे लगाओ, देखो दोनों क्यूब्स ने मिलकर इसको इनक्लोज कर दिया। अगर आप यहां से देखेंगे तो यू विल फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड है, ये चार्ज अब इनक्लोज्ड है। तो अप्लाई करो गॉसेस थ्योरम। अगर मैं इस टोटल के बारे में बात करूं, इस टोटल के बारे में बात करेंगे तो फ्लक्स टोटल तो बनेगा भाई इतना, 2 क्यूब्स हैं, तो हियर फ्लक्स कंसर्निंग 1 ऑफ द क्यूब इज 5 टोटल, तो सारे का था, 2 क्यूब्स हैं, अपॉन 2, ये हो गया क्यूब बाई 4 एप्सिलॉन। दिस इज द आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। द क्वेश्चन इज अ थिन स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ एल। तो मेरे पास ये एल लेंथ की स्ट्रेट रोड है, ओके, having uniform charge density lambda charge density moving with constant speed v, the road enters a cube of side of length l। ये हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड l है, through its left face, ये लेफ्ट फेस से एंटर करेगा, and leaves through the right face, ये राइट फेस से बाहर आएगी। ये रोड इसमें एंटर करेगी, लेफ्ट फेस से एंटर करना है और राइट फेस से बाहर आना है, ओके। फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के कंसर्निंग मैक्सिमम फ्लक्स भी रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पार्ट, हमें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए कंसर्निंग दिस क्यूब। अभी तो इस क्यूब में कोई चार्ज है नहीं, अभी इसमें चार्ज एंटर करेगा थ्रू द रोड। देखो कैसे, ये मेरे पास रोड, चेक करो, ये रोड इसमें एंटर करने लगी। जैसे एंटर करने लगी, चेक करो क्यूब में चार्ज एंटर कर रहा है। जब क्यूब में चार्ज एंटर करेगा तो मीनिंग इसका फ्लक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता गया, फ्लक्स बढ़ता गया, रोड एंटर करती गई, फ्लक्स बढ़ता गया, और जब ये यहां पहुंचेगी अंदर पूरी तरह एल लेंथ की रोड एल लेंथ के क्यूब में एंटर कर गई, तो इस समय इसका फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स हम कैलकुलेट करने वाले, तो फ्लक्स मैक्स क्या होगा, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ये गॉस लॉ हो गया हमारे पास, दिस इज गॉस लॉ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड होगा, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्यू हो गया मेरे पास लैम्डा एल, दिस इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। दिस इज फ्लक्स मैक्सिमम कंसर्निंग द क्यूब। इस क्यूब के कंसर्निंग मेरे पास ये मैक्सिमम फ्लक्स आ गया है, ओके। अब जब ये बाहर आने लगेगी, बाहर आते ही फ्लक्स कम हो रहा है, रीजन अंदर चार्ज कम हो रहा है, क्यूब के अंदर चार्ज कम हो रहा है, और जब ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो अंदर फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि सारा चार्ज बाहर आ गया, ओके। तो मीनिंग अब दोबारा चेक करते हैं, तो क्या हुआ, पहले ये एंटर करने लगी, फ्लक्स बढ़ता गया, जब पूरी तरह अंदर आ गई, एल लेंथ का क्यूब, एल लेंथ की वायर, तो मीनिंग फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। और जब ये बाहर आने लगी तो फ्लक्स कम होते
फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब विद टाइम, यानी हमने 5 वर्सेस टी ड्रॉ करना है। अब हमें पता है कि जब ये एंटर करेगी विद टाइम फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब बाहर आने लगेगी विद टाइम फ्लक्स कम हो रहा है। ठीक है, तो विद टाइम हम लोगों ने ग्राफ बनाना है फ्लक्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एट एनी टाइम टी, किसी समय, मान लो ये एंटर कर रही है एट एनी टाइम टी, तो हम कैलकुलेशन बनाते हैं सेकंड पार्ट के लिए। एट एनी टाइम टी द लेंथ ऑफ द रोड इनसाइड द क्यूब, किसी भी समय हमने टी टाइम पर चेक करा, कुछ रोड ये लेंथ इसके अंदर, ठीक है, मैंने इसको एल कह दिया, दैट इज एल, क्योंकि कैपिटल एल तो टोटल लेंथ है, तो थोड़ी सी एंटर करी है, स्मॉल एल एंटर करी है, तो ये क्या होगा? उसकी वेलोसिटी वी है। टी टाइम के लिए एंटर करी एट एनी टाइम टी, तो ये वी टी उसकी लेंथ होगी इन द क्यूब। अब मुझे फ्लक्स कंसर्निंग इसके फ्लक्स एट एनी टाइम टी कैलकुलेट करें तो क्या होगा? दैट इज चार्ज इनसाइड द क्यूब एट दैट टाइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी एंटर करी? स्मॉल एल, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल एल किसके बराबर है? वीटी। तो हम क्या लिखेंगे? तो फ्लक्स एट एनी टाइम क्या आ गया? दैट इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा स्मॉल एल क्या है? दैट इज वीटी, दिस वन, तो ये हो गया लैम्डा वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी। अब हमें वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म दे रखी है, चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो मेरे पास रिलेशन क्या बना? आई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, विद टाइम फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम तक जाता है। देखो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक यहाँ जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है? ये कम होते 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 जीरो हो जाएगा। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इधर टाइम, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो पहले फ्लक्स जीरो, क्योंकि रोड एंटर नहीं करी, फिर रोड एंटर करने लगी। जैसे जैसे रोड एंटर करी, पूरी लेंथ एंटर कर गई, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, और फ्लक्स मैक्सिमम जो हम लोगों ने निकाला दैट इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद होगा? पूरी लेंथ एल, देखो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल बाय वी। पूरी लेंथ एंटर करेगी, उसमें टाइम लगना है इतना। ठीक है, तो इतने टाइम में फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वो बढ़ते 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 ये मैक्स हो गया। ठीक है, दिस इज मैक्स। ठीक है, तो दिस इज एल बाय वी। इस टाइम पर फ्लक्स मैक्सिमम है और इतना। फिर पूरी लेंथ अंदर है इस समय, फिर बाहर आने लगी रोड, तो लेंथ कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, अंदर चार्ज कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, फ्लक्स गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, सारी रोड बाहर आ गई, तो फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, फ्लक्स जीरो हो गया। तो दिस इज द ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ रहेगा। ये 2L बाई वी हो गया, पूरी रोड को बाहर आने में इतना समय लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ओके, अब हमसे एक पार्ट और पूछा था, वो पार्ट क्या है? और हमें कहा कि अगर रोड की लेंथ 2L होती तो क्या होता? अगर रोड की लेंथ 2L होती देन व्हाट विल हैपन? इसको भी अब डिस्कस करते हैं। 2L लेंथ होती तो फिर क्या होता है? जरा चेक करना, ग्राफ बनाना है। मान लो इसकी लेंथ 2L होती, जब हम एंटर करवाते, जब हम इसको एंटर करवाते, देखना जरा, जब हम इसको एंटर करवाते तो L लेंथ अंदर होती और L लेंथ क्या होना था? बाहर होना था। L लेंथ ने बाहर होना था। ठीक, फिर हम इसको इधर लेकर आते, जब ये एल लेंथ इधर आ जाती बाहर, तो एल लेंथ इसकी अंदर होनी थी, क्या एल लेंथ अंदर होनी थी। ठीक है, तो मीनिंग एल लेंथ बाहर निकाल ली, फिर भी एल लेंथ अंदर है, क्योंकि टोटल लेंथ 2L है। फिर इसको हम आगे लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, फिर धीरे धीरे बाहर निकलती चली जाएगी। मतलब क्या है? L बाई वी टाइम, यानी जब हमने एंटर करवाया, L बाई वी टाइम से 2L बाई वी टाइम तक अंदर रोड L लेंथ की हमेशा ही प्रेजेंट रही, L लेंथ की हमेशा ही प्रेजेंट रही। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास केस है, केस नंबर 3 कि मेरे घर
पास 2L लेंथ की रोड हो चार्ज को, तो ग्राफ कैसा आएगा? लेट्स, जब ये रोड एंटर करेगी, जब रोड एंटर करी करते 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 जब ये यहां पहुंची, ठीक है, जब ये रोड यहां पहुंची तो आप चेक करो अंदर कितनी लेंथ, अंदर एल लेंथ, क्योंकि क्यूब की लेंथ एल और एल लेंथ बाहर है। तो अभी इसे एंटर करने में कितना समय लगा? इसे समय लगा एल बाई वी, डिस्टेंस कितना कवर करा? कैपिटल एल। इतना समय लगेगा इसको, चेक करो, इसको इतना समय लगने वाला, एल बाई वी, क्योंकि कितनी लेंथ अंदर आई है, दैट इज एल। अगर एल लेंथ अंदर आई है, ठीक है, ये लेंथ अंदर आई एल, ठीक, तो टाइम कितना लगा एंटर करने में? एल बाई वी। इतने टाइम में फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, क्योंकि अंदर कितनी मैक्सिमम कितनी लेंथ आ सकती है? एल, क्योंकि क्यूब की लेंथ एल है, तो ये हो गया इतना, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, यानी इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा एल बाई। ग्राफ बनाते हैं विद टाइम, हमें पता है ये ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अभी इतनी लेंथ आई है, ओके। अब फिर देखते हैं, तो चेक करो, अब इसको बाहर, इसको आगे बाहर निकालना शुरू करते हैं। जब बाहर निकालते जाएंगे, चेक करना, क्यूब के अंदर एल लेंथ का चार्ज प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, जब तक ये बाहर आ रहा है अंदर प्रेजेंट है, 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 मीनिंग एल लेंथ फिर भी प्रेजेंट है अंदर, चेक कर लो, एल लेंथ फिर भी प्रेजेंट, ठीक है। और बाहर कितनी आ गई? एल लेंथ बाहर आ गई, ठीक, यानी एल से 2L बाई वी टाइम तक पहुंचे, क्योंकि आगे और कितना गए हैं? एल बाई वी। ये टाइम कितना था? एल बाई वी। तो फ्लक्स अंदर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि चार्ज उतनी देर के लिए एक जितना बना रहा, एल लेंथ वाली वायर अंदर ही रही। कितने समय के लिए अंदर रही? यहां से लेकर यहां तक कितने समय के लिए अंदर ही रही, तो फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा। फ्लक्स ऐसे ही रहेगा, क्यों? चार्ज घटा ही नहीं, पहले एंटर कर रहा था, एंटर कर रहा था, एंटर कर रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो हमने ये बढ़ाया, ठीक है। फिर क्या हुआ? एल लेंथ की वायर अंदर हमेशा ही प्रेजेंट रही, कितने समय के लिए? 2L बाई वी समय के लिए, तो उतनी देर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फिर आगे क्या हुआ? फिर नेक्स्ट ये बाहर आती गई, बाहर आती गई। अब देखो क्यूब के अंदर, अब देखो ध्यान से, क्यूब के अंदर चार्ज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, और ये बाहर आ गई, तो चार्ज रहा ही नहीं अंदर, तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो इस केस में फिर क्या हुआ? फ्लक्स जीरो हो गया, तो चार्ज अंदर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, चलते 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 ये लास्ट में जीरो बन गया। तो ये भी एल बाई वी टाइम, यानी 2L बाई वी से एल बाई वी आगे जाओ, वो लेंथ बाहर आ जाएगी। तो इस तरह मेरे पास कंप्लीट ग्राफ बन गया। अगर मेरे पास 2L लेंथ की वायर है, देन ग्राफ विल बी दिस। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a charge q is distributed uniformly on a ring of radius r, ठीक है, r रेडियस का रिंग है हमारे पास, चार्ज रिंग रेडियस r, यानी अगर हम देखें यहां इन फिगर, जो AC है दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू r। A sphere of equal radius capital R is centered at the circumference of the ring. रिंग के सर्कमफ्रेंस पर, देखो ये रिंग के सर्कमफ्रेंस पर हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर है एज शोन, यानी अगर ये यहां है तो इट इज क्लियर OC, OA, OB, ये भी क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर एंड विच इज इक्वल टू R। यानी हम क्या सकते हैं? AC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज था बेटे यहाँ, तो इस चार्ज के कारण AOB जो अंदर है स्फीयर के, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी हमें एक बात क्लियर है यहाँ, क्या क्लियर है? कि AOB पार्ट ऑफ रिंग, ये जो रिंग का AOB पार्ट है इज इन द स्फीयर, ये स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो मुझे AOB की
लेंथ पता हो तो मैं चार्ज निकाल सकता हूं, क्योंकि चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर पूरी वायर में यानी 2πr जो मेरे पास सरकमफ्रेंस है ऑफ रिंग हैज चार्ज, उस पर चार्ज कितने क्यू, तो मुझे ए ओ बी की लेंथ पता चल जाए तो मैं आराम से चार्ज निकाल सकता हूं। ए ओ बी की लेंथ कैसे निकलेगी चेक करते हैं। ठीक है, आर जॉब इज टू फाइंड लेंथ ऑफ ए ओ बी, तो मुझे ए ओ बी की लेंथ पता करनी है, सो एज टू फाइंड चार्ज इन द स्फीयर, मुझे इन द स्फीयर चार्ज पता लगे। चलो उसके लिए बात करते हैं। अब हम लोगों ने एक बात तो देख ली बेटा, क्या देखी कि ए सी बी आर है, ए ओ सी बी आर है, दिस इज आल्सो आर। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट इज क्लियर कि ये एंगल कितने डिग्री होने वाला है, दैट इज 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने होने वाला है, 60 डिग्री, क्योंकि मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाली है, ये 60 डिग्री। इट मींस ये बात क्लियर हो गई। दिस इंप्लाइज, यहां से एक बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आई, दिस इंप्लाइज ए ओ बी आर सबटेंड्स 120 डिग्री एंगल एट सी पर ये 120 डिग्री का एंगल सबस्टेंड कर रही है। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री कर रही है, टोटल 360 होता है, तो दिस इज 1/3 पार्ट। तो एक बात क्लियर होगी। ठीक है, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी आर इज 1/3 पार्ट ऑफ द रिंग, ये 1/3 पार्ट है। अगर ये 1/3 पार्ट है तो दिस इंप्लाइज चार्ज ऑन ए ओ बी क्या बनी भाई, अगर ये 1/3 पार्ट है तो 1/3 ऑफ circumference, 1/3 ऑफ चार्ज ऑन circumference। जो सर्कमफ्रेंस है उसका 1/3 पार्ट है ना, तो सर्कमफ्रेंस पर जितना चार्ज है उसका 1/3 पार्ट चार्ज ऑन एओ बी है, और सर्कमफ्रेंस पर चार्ज कितना है क्यू, तो Q/3 चार्ज है इस पर। सो कितना इनक्लोज्ड है चार्ज, सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर क्या बना, दैट इज Q/3, Q/3 चार्ज इनक्लोज्ड करा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसर्निंग द स्फीयर क्या होगा, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, दैट इज Q/3। तो ये भाई फ्लक्स आ गया स्फीयर के कंसर्निंग। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा होगा और बड़ा मजा आया होगा क्वेश्चन करने में, कि 1/3 पार्ट है जो वो स्फीयर के अंदर है, तो कितना फ्लक्स बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स। देखो भाई, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ऐसे प्लेस्ड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये आईआईटी में जेई में 2005 में आया वो क्वेश्चन है। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट क्या होती है, दैट ई इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये होती है। ओके, तो अब देखो ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। पी पॉइंट पर हम मार्क करते हैं जो जो फील्ड बनने वाली है। तो भाई इस प्लेट नंबर 1 के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण फील्ड होती है अवे, इस तरफ बनने वाली है। ठीक, दिस इज E1। ठीक, तो E1 क्या लिखो, E1 वेक्टर में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शंस के हिसाब से बात करनी है। तो देखो भी ऊपर पॉजिटिव z है, तो ये नेगेटिव z की तरफ है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव, चलो पहले नेगेटिव ऐसे नहीं लिखते, पहले ये लिख लेते हैं, दिस वन मैग्नीट्यूड, और ये माइनस k क्या, ठीक है,
तो एक तो फील्ड बन गई ये वाली। अब शीट नंबर दो के कारण शीट टू के कारण क्या बनने वाली है, चेक करना। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण फील्ड होती है टुवर्ड्स, ये इधर आएगी, दैट इज ठीक, वो भी सेम दिशा में। तो ये क्या बनने वाली है, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, दिस इज माइनस के क्या। ठीक, अब E3 पता करते हैं। E3 क्या पता करेंगे, ये भी नेगेटिव है तो इसके कारण भी फील्ड क्या बनने वाली है, इसके कारण फील्ड इधर बनने वाली है, इसके कारण भी इधर बनने वाली है, दैट इज E3। ठीक, वो क्या बनेगी भाई, बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्या। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लेना, ये डायरेक्शन वाइज हमने मार्क कर ली सारी, मैग्नीट्यूड भी लिख लिए और डायरेक्शन भी मार्क कर ली, ये वेक्टर हमने कंप्लीटली लिख लिए। ठीक, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ तो नेगेटिव था, आपने नेगेटिव लिया नहीं। बेटा ये मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जब लिखते हैं इधर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये डायरेक्शन लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, तो दीज आर मैग्नीट्यूड्स, तो ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये मत सोच लेना ये नेगेटिव 2q है, 2 सिग्मा है, ये नेगेटिव सिग्मा है तो मैंने यहाँ माइनस क्यू में लिखाया। दीज आर मैग्नीट्यूड्स, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड्स हैं और डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ से मार्क कर ली। ठीक, तो ई नेट क्या बनेगी, दैट इज इन तीनों का वेक्टर सम, इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो वही तीनों में नेगेटिव बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में रह गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के क्या। ठीक, आप इसे सॉल्व करें तो यू विल फाइंड ये एलसीएम तो सेम ही आ गया 3 4 बाय 2 दैट इज नेगेटिव 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के क्या। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, देख लो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका लॉजिक है, आपका बेस क्लियर है और अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हो तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। हम बड़े प्यार से बड़े आराम से न्यूमेरिकल कर रहे हैं ताकि आपको एक एक बात क्लियर होती चली जाए। नाउ द क्वेश्चन इज टू लार्ज फ्लैट पैरेलल शीट्स ए एंड बी। तो ये शीट नंबर 1 मेरे पास, दिस इज शीट नंबर 2। ठीक, ये पैरेलल पड़ी, हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज पॉजिटिव सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज पॉजिटिव सिग्मा, आर हेल्ड एज शोन इन फिगर, graphically represent the variation of electric field due to the two sheets as we move from point O to P। O से P मूव करना है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन विद डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ 3 रीजन हो गए, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2, दिस इज रीजन नंबर 3। तो यहाँ चेक करते हैं भाई, फर्स्ट वाली के कारण फील्ड बनेगी इस तो पॉजिटिव है ना, अवे, और इसके कारण भी बनेगी अवे, यानी E1 और E2 इस दिशा में है और ये लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव दिशा है, दिस इज नेगेटिव साइड, और इधर बनेगी E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में एंड राइट साइड इज पॉजिटिव साइड, और यहाँ क्या बनेगी E1 की इस तरफ और E2 की इस तरफ। एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट क्या होती है, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, अभी अभी आपने क्वेश्चन करा, दैट इज सिग्मा बाय यस 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो इतनी हो गई। अब जरा चेक करना बच्चे, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है ये, बात क्लियर। तो बात करते हैं इन रीजन 1। ठीक है, इन रीजन 1 हम चेक करते हैं तो दोनों फील्ड्स सेम दिशा में, तो E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड, E1 प्लस E। ठीक है, व्हाट इज E1, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ सिग्मा बाय, इतनी बन गई। ठीक, इन रीजन 2 चेक करते हैं, इस रीजन में चेक करो, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये बन जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव साइड में E1 पॉजिटिव साइड में, आप ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिख लो, E1 माइनस E2 एक नेगेटिव, दैट मींस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो ये 0,
इन रीजन 3 चेक करते हैं। रीजन 3 में क्या बनने वाला है, दैट इज E1 प्लस E2 दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करने पर इतना बन गया, दिस इज पॉजिटिव। तो अब ग्राफ बनाते हैं। व्हाट इज द ग्राफ हियर, ओ से ए तक, ओ से ए तक लेफ्ट रीजन, रीजन 1, ओ से ए तक ये वाली फील्ड होगी नेगेटिव, यानी ओ से ए तक यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इसमें कोई आर वगैरह नहीं है, तो ये हो गया ग्राफ, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ओ से ए पॉइंट तक ऐसे। ठीक, ए से बी, ए से बी यानी रीजन सेकंड, रीजन सेकंड में फील्ड 0, दिस इज फील्ड 0, यहां फील्ड 0 आई, दिस इज फील्ड 0। ठीक, रीजन 3 में पॉजिटिव, रीजन 3 में पॉजिटिव इस तरह आई। ठीक, बी से बी तक ये आई, तो ये ग्राफ होगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ग्राफिकल। बेटा आईआईटी मेंस में, नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आपको ग्राफ दियो, यू हैव टू टेल कि विच इज द करेक्ट ग्राफ। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स which are charged. Now the question is, if a small sphere of mass m, तो ये मेरे पास एक sphere है, this is the sphere of mass m, charge q, hangs from silk thread at an angle theta with a charged conducting plate. This is charged conducting plate. Keep in mind, this is not the sheet, this is plate, and we know electric field due to long charged conducting प्लेट क्या होती है, दिस इज नोट शीट, दिस इज प्लेट। प्लेट के केस में ये वाला फॉर्मूला होता है, शीट में या 2 लगता है, शीट जब होती है तो ये लगता है, ठीक है, प्लेट में ये वाला लगता है। ओके, चलो ये हमें क्लियर होना चाहिए, दिस इज द रिलेशन। शो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर के इक्विलिब्रियम पर यू हैव टू टेल द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द प्लेट इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी इसकी जो सिग्मा है शो करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट mg बाय q tan थीटा, ये शो करना है। लेट्स स्टार्ट। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स इस तरफ लगने वाली है, एक फोर्स लगने वाली है, दैट इज F, और फोर्स हमें पता है QE के बराबर होती है। एंड व्हाट इज E हियर, E हम ये वाली लेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकेंडली इसका जो वेट है, स्फीयर इक्विलिब्रियम में है तो एक इस पर लगने वाली फोर्स, इसका वेट है वो इस तरफ होगी। ठीक, और क्या लगने वाला है भाई, और लगने वाली है टेंशन। ठीक, और लगने वाली है टेंशन, थर्ड फोर्स जो लगने वाली है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज टेंशन। ठीक है, ये 3 फोर्सेस काम करने वाली है। चलो, कहने का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर पर कौन कौन सी फोर्स काम करी, दिस इज द स्फीयर, इस पर एक फोर्स काम करी इस डायरेक्शन में, दैट इज F इज इक्वल टू QE, और एक इस पर काम करा वेट, दैट इज mg, और थर्ड फोर्स क्या काम करी इस डायरेक्शन में, दैट इज T। एंड नाउ वेरी मच क्लियर, दिस एंगल इज थीटा, और स्फीयर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन के कंपोनेंट बनाते हैं, इधर कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा और इधर कंपोनेंट बनेगा T sin थीटा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस ये हम बात कर सकते हैं, सिंस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है तो बात क्लियर, T sin थीटा किसके बराबर होने वाला है, ये राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर होने वाली है, दैट इज QE, एंड T cos थीटा किसके इक्वल होने वाला है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज mg। ओके, तो मुझे tan थीटा शो करना है, जो उसमें tan थीटा रिक्वायर्ड है, डिवाइडिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को डिवाइड करो तो वी गेट T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू क्या बना, दिस इज QE बाय mg
टी से टी कट गया, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एम जी। व्हाट इज ई हियर? ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा क्या बना बच्चे, इसको इधर शिफ्ट करो, एम जी बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट tan थीटा, ये बन गया। ओके, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में भी करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करे, और यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करके शीट ले और सॉरी प्लेट लेकर, कंडक्टिंग प्लेट लेकर हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, तो इन पर चार्जेस हैं प्लस माइनस 5 नैनो, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो डाइपोल लेंथ जो है दैट इज ए बी, डाइपोल लेंथ दैट इज गिवन 2 into 10 raised per minus 3 मीटर, ठीक, as shown in figure. The dipole is placed near a line charge. This is line charge. उसके नियर है तो इसे मैं लॉन्ग लाइन चार्ज लूंगा, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड लैम्डा इज गिवन टू अस 4.5 into 10 raised per minus 4 coulomb per meter, such that negative charge is at a distance OA 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की दूरी बनेगी OB which is OA plus AB, that means 2.5 into 10 raised per minus 2 सेंटीमीटर में, and AB is given to us this much. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो you will get this thing, ठीक। फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर फोर्स पता करनी है। डाइपोल पर फोर्स का मीनिंग क्या है? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, इस पर इस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज F1, और पॉजिटिव को रिपल्शन लगनी है, दैट इज F2, ठीक। तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, देन वी गेट द फोर्स, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, ठीक। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, नाउ फाइंड, फर्स्टली फाइंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू चार्ज पर फोर्स पता करो, दैट इज F1, एंड वी नो दिस इज क्यू E1. व्हाट इज E1? E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट पॉइंट A, और आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होती है भाई? वैसे तो पॉज करो और क्वेश्चन खुद करो तो मजा आ जाए। तो दिस इज द रिलेशन 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं, जैसे भी आप लोगों ने लर्न कर रखा हो, ऐसा भी लिखते हैं कई, ठीक। तो मैं ये रिलेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि सीधा कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो हियर F1 क्या है? दैट इज क्यू E1, एंड दिस इज क्यू, व्हाट इज E1? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आर का मीनिंग क्या होगा? देखो बच्चे, आर का मीनिंग हो गया ओ से लेकर ए तक, क्योंकि मैं इस पर फोर्स पता कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओ ए, ओ इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज ओ ए, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास चार्ज था 5 नैनो कूलम, आपको याद होगा चार्ज था मेरे पास 5 नैनो कूलम, दिस इज 5 into 10 raised per minus 9, you get 9 into 10 raised per 9, और हो गया 2, और लैम्डा मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी थी 4.5 into 10 raised per minus 4, एंड व्हाट इज OA? 2.5 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लो। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1.62 न्यूटन, ये मेरे पास F1 आ गया। तो एक तो मेरे पास ये आ गई फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू। नाउ F2, that is force on charge positive Q of dipole। तो ये क्या होने वाली है? दिस इज QE2। व्हाट इज E2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन OB। ए से बी तक डाइपोल था,
ठीक है, तो लाइन चार्ज से बी पॉइंट की दूरी ओ बी हो गई, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज 5 नैनो कूलम, दिस इज 9 इंटू 10 रेज पर 9, and this is 2, this is lambda 4.5 into 10 raised per minus 4 upon OB। OB हम लोगों ने कैलकुलेट करा इतना, ठीक। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1.5 न्यूटन, ये मेरे पास फोर्स आ गई 1.5 न्यूटन। तो बच्चे नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या बनेगी, दैट इज F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, चेक कर लो। F1 माइनस F2 बनेगी, F1 ये F2 ये, F1 ग्रेटर होगी F2 से, बिकॉज इट इज नियर टू द लाइन चार्ज, नजदीक होने के कारण ये फोर्स बड़ी बनने वाली है। और आंसर भी हमारा ये 1.62 आया है और ये 1.5 आया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो ये बड़ी फोर्स अट्रैक्टिव है, तो दिस इज अट्रैक्टिव, ठीक। तो बेटा ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिनको करके आपका बेस बनेगा और आपको बारीकी पता चलेगी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया। सर आपने एआई का कोर्स बताया वो वाला सर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है IIT रोहतक। हाँ जी। तो एक बार ना करमजीत मैडम है तो सर आप उन्होंने भेजा ना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी है, इंचार्ज उनको कह दो, इंचार्ज ने करवानी है रजिस्ट्रेशन, उन्होंने नोट करवा दो ना, बच्चे उनका नोट कर दो, सारे क्लास की उन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी, उन्होंने को कंप्यूटर वाले मैडम ने नोट करवा दो, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। सर वैसे सर एक बेटा, बार मैं में देखी टेस्ट नहीं। आया इस चीज का एआई कोर्स का ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ, तो एआई का ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ? सर ये डीसी दफ्तर सर से क्या उन्होंने हाँ हाँ यस सही है, इनका पासवर्ड लिखा के आओ मैडम, हाँ जी, ठीक है, अपना नाम, अदर नेम, पासवर्ड सारा कुछ लिखवा दो। सर इसका एक टेस्ट कर हाँ एक करना होगा सही है, मैडम को कह देना भी परफॉर्म है ना जेड़ा गगन सर को मंगवा लें बस, ठीक है। Thank you, sir. ओके बच्चे, हाँ जी तो सिलेक्शन ड्यूटी पे लगा रहे हो हाँ जी बहुत हेल्प थैंक यू बेटे, मैं वही रिकॉर्ड कर रहा था, तू एंटर किया तो मैं लेक्चर ने खत्म किया बाद बेटा लाइव नहीं ना, रात शामी रिकॉर्डिंग पावांगा मैं, ते ओनली रिकॉर्ड की शामी पाएगा 7 बजे, ठीक है बच्चे।